नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार ने जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी झूठी खबरें और तनाव फैलाने वाली या भ्रामक खबरें होती हैं, उनको चेक करने के लिए फैक्ट यूनिट जो है फैक्ट चेक यूनिट स्थापित किया था, जिसको मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। वहाँ पर भी इसमें मतभेद था। लोग ये तो मानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती हैं जो झूठी होती हैं, अफवाहें होती हैं, पर वो सत्य की तरह परोसी जाती हैं, लगभग सत्य के समान दिखती हैं। इसीलिए सरकार का जो आईटी विभाग है उसने एक व्यवस्था लागू की थी कि वो फैक्ट चेक यूनिट जो है उसके जरिए कोई भी जो सरकारी व्यक्ति है जिसको अधिकृत किया जाएगा, वो सोशल मीडिया पे जो कुछ डाला जा रहा है उस फैक्ट को चेक करेगा, और चेक करने पे यदि वो झूठा पाया जाता है तो कार्रवाई की बात थी। बाद में बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, जो चैनल्स थे, जो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, उन सब ने ये कहा कि ये जो है एक प्रकार से जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर ये बंधन है, और सरकार जो है वो किसी भी चीज़ को झूठा कर सकती है और उसको हटा सकती है। इससे जो लोगों को बोलने की आज़ादी है वो प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और उन्होंने कहा कि जब तक मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये रुकी रहे। हम आए दिन देखते हैं कि डीप फेक जो है अभी उसके जरिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही जो लगभग सच के आसपास दिखती है। एक नरेटिव सेट होता है सोशल मीडिया पर और एक परसेप्शन सेट होता है। हम देखते हैं कि लगातार कोरोना के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां बढ़ा है, वहीं सोशल मीडिया पे निर्भरता बढ़ी है। अभी हम वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। हमको लगता है कि कोई भी घटना हमारे शहर में, देश में, दुनिया में होती है, उससे हम बाद में रूबरू होते हैं। सोशल मीडिया पे जो पहले बार जानकारी मिलती है, धीरे धीरे वो हमारा एक जो है एक मानसिकता तय करती है, और धीरे धीरे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अभी हम देखते हैं कि व्यवहारिक दुनिया में लोग टीवी के सामने बैठना लोगों ने कम किया है, अखबार पढ़ना कम किया है, पर उनके हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, तो या बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। सूचना का प्रवाह इतना तेज होता है कि ये समझ पाना कि वो सूचना सही या गलत है, पर वो सूचना जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आती है और वो खबरें पूरे समाज में फैल जाती है। किसी शहर में एक छोटी सी घटना होती है, उसका विस्तार पूरे देश में हो जाता है। तो बहुत सारी लोग इस खेल को समझते हैं कि तकनीक के जरिए हम कैसे लाखों लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं, किस तरह हम सूचना को फैला सकते हैं। बाजार जो है इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो उसका उत्पाद है उसको यदि वो कहीं ले जाना चाहता है तो सोशल मीडिया के जरिए वो इन चीज़ों को ले जाता है। ऐसे ही राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे उग्रवादी संगठन हो, वो भी बहुत सारा मिथक जो है वो सोशल मीडिया के जरिए गढ़ते हैं। सरकार के सामने ये चुनौती है कि सरकार ये चाहती है कि ये जो बहुत सारी आतंकवादी गतियाँ हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ हैं या बाकी गतिविधियाँ हैं, वो इस पे रुके। जो हमारे कानून में बहुत सारी चीज़ें वर्जित हैं, उन चीज़ों को भी सोशल मीडिया के जरिए जो है उसका भी एक मार्केट तैयार किया जा रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि आज हमारा बाजार जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत हद तक निर्भर है। लोग यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए न केवल अपने विचार रखते हैं बल्कि अपने सामान को बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे जो नैतिक अनैतिक कार्य हैं वो भी इसके जरिए होता है। पब्लिक में कोई चीज़ पहुंचाने का सबसे अभी एक बड़ा जरिया जो है वो सोशल मीडिया है। ऐसे में सरकार ये सोचती है कि जहाँ पे लाइसेंस के जरिए न्यूज़ दिखाई जाती है, अखबार है, तो वो रजिस्टर्ड होता है आरएनआई में। टीवी चैनल वो भी रजिस्टर्ड होते हैं भारत सरकार के मंत्रालय में। पर जो ये बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पर उस तरह की चेकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको चेक करने की कोशिश नहीं हुई या इन पे को नियम के दायरे में नहीं लाया गया। इनको नियम के दायरे में कई बार लाया गया, कई बार नोटिस हुआ। बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से इसका विस्तार हुआ है, जिस तेज़ी से इस पर सूचना का प्रवाह हो रहा है, उसको रोकना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और सूचनाएं गलत, सही, आधी अधूरी, ये सब इस पर दिन भर आती है। अभी हर राजनीतिक दल ने
अपना अपना आईटी सेल बना लिया है और चुनाव के समय ये सेल बहुत सक्रिय होता है। इसी तरह बहुत सारे धार्मिक नेताओं ने भी अपने अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं और यहाँ पर जो नई तकनीक है, विज्ञान है, उसका सहारा लेकर भी अंधविश्वास फैलाने की पुरजोर कोशिश हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होती है। सरकार चाहती है कि इस पे कहीं अंकुश लगे और वो फैक्ट चेक करने के बहाने वो इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहती है। पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, चूंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, तो डेमोक्रेसी में है तो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमारा संविधान हमको देता है, हमारा कानून हमको देता है, जो धारा 19A है जिसमें हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि इस फैक्ट चेक के बहाने बाधित हो रही है। तो चलिए इस पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से जो सूचना सभ्यता का ये दौर चल रहा है और जो सूचना का प्रवाह बहुत तेज हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें नई घटित हुई हैं। 2011 में आईटी कंपनियां जो थी और जो मीडिया से जुड़ी कंपनियां थी उसके लिए कानून लाया गया और 2021 में जो फेक न्यूज़ है और जो अलग अलग तरह की गलत जानकारी देते हैं उनके लिए कानून लाया गया आईटी में, पर वो कानून भी पर्याप्त नहीं हुआ और जो बहुत सारी कंपनियां जो सोशल मीडिया पे काम करती हैं वो हमारे देश में उनका उस तरह से नियंत्रण नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। तो कानून तो हमारे यहाँ लाने की कोशिश की गई, पर कहीं ना कहीं वो कानून के पीछे ऐसा लग रहा था कि सरकार उस सारी चीज़ों को अपने कब्जे में लेना चाहती। इसलिए जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो न्यायालय ये देखता है कि संविधान की भावना के विपरीत तो नहीं है। तो ऐसे में कई बार ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि सूचनाओं के प्रवाह में लोगों को अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। किंतु अगर इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारी इकोनॉमी होती है और धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कब आपको पाठक या दर्शक से उपभोक्ता में कन्वर्ट कर देता है ये आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि सब चीज़ें आपको मुफ्त मिल रही है, पर ये मुफ्त नहीं मिलती। वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, आपको एक उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करती हैं, आपको कंज्यूमर में कब कन्वर्ट करती हैं ये आपको पता नहीं चलता। तो सरकार ये कह रही कि भाई दंगा फैलाने, नफरत फैलाने या लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ों को फैलाने में जो गलत चीज़ें, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हमको इसका फैक्ट चेक करना है। हम देखते हैं कि आए दिन हमको यूट्यूब पर और बाकी चैनल पर बहुत सारी बीमारियों के इलाज के नुस्खे मिलते हैं। कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका क्या टेस्ट हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। पर हम ये देखते हैं कि और ख़ास करके कोरोना के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का चलन बढ़ा है। लोग ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म और ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं और लोग बहुत सारी सलाह बिना डॉक्टर के, बिना ज्ञान के, तो एक प्रकार से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो जिसको शब्द दिया गया है वो क्रिएट होती है और वो जो है वो लोगों को अलग अलग तरह से सूचनाएं, जो भ्रामक सूचनाएं हैं, आधी अधूरी सूचनाएं हैं, इतिहास के बारे में झूठी सूचनाएं, लोगों के बारे में झूठी सूचनाएं हैं, राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं का चरित्र हनन करने की बात है। ये सब काम में बहुत तेज़ी के साथ जो है, क्योंकि इसमें चित्रों का इस्तेमाल होता है, वीडियो का इस्तेमाल होता है, कंटेंट का इस्तेमाल होता है, तो कहीं से भी कट पेस्ट कर कर इसको डाल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये सत्य है, ये पुराणों का ज्ञान है, ये इससे ज़्यादा और सच बात कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग जो इसको नहीं जानते वो इसी को सच मान लेते हैं और वो अफवाहों के पीछे अपना दिमाग लगाते हैं। और राजनीतिक दल, धार्मिक लोग और कट्टरपंथी संगठन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो नई तकनीक है हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना सभ्यता के स्वप्न पास, ये हमने इस पर एक पूरा अंक जब जारी किया हमारे अखबार आज की जनधारा का, तो उसमें हमको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिले और बहुत सारी गंभीर बातें हमारे सामने निकल कर आई। उसमें बहुत सारी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि सूचना सभ्यता ने देश दुनिया को बेहद प्रभावित किया है, हमारी जीवन शैली को वो प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति, समाज, इतिहास, आर्थिक संदर्भों को भी वो प्रभावित कर रही है। पत्रकारिता, फिल्म, टेलीविज़न और वेब सीरीज के माध्यम से हमारे पूरे समाज दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। ये भौतिक बदलाव तो आए हैं, वैचारिक उपद्रव का संकट भी सामने आया है। भारत जैसे देश में जहां धार्मिक भक्ति आकाश छू रही हो, तो सूचना तकनीक के नए प्रयोग और उपकरण के द्वारा जो उसका हार्दिक स्वागत हो रहा है, यानी कि धर्म की लोक भक्ति और ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि के युग्म को एक साथ स्वीकार किया जा रहा है।
धार्मिक आस्थाओं को भी पाला पोसा जा रहा है, धार्मिक चमत्कारों को भी जो है वो इस पर दिखाया जा रहा है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि सूचना सभ्यता जो है कि इस दौर में किस तरह से जो है सूचना सभ्यता की उपलब्धियां अपनी जीत ज्ञान के विकास में नहीं, व्यवसाय के विकास में देखती है। ये भी एक फैक्ट है कि किस तरह से हम ये देख रहे हैं, व्यक्ति के संस्कार बदले बगैर उसका वित्तीय स्वभाव बदल रहा है। ये एक ताकत है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो फैक्ट चेक की बात कर रहे थे कि किस तरह से ये हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। जो धर्म को व्यवसाय में बदल चुके हैं, ऐसे साधु संतों की बड़ी संख्या बौद्धिक रूप से जो इसमें हमको दिखती है कि जो बहुत सारी चीज़ें विज्ञान के जरिए वो यहाँ लोगों के बीच ला रहे हैं। इस बीच जो हमने देखा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, जिनके पास विक्रय के लिए खुद का भी कोई उत्पादन नहीं है, लेकिन वो दुनिया भर में चीज़ों को जो है बिना फैक्ट्री लगाए बेच रही, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और इस ताकत के जरिए जो है ये बहुत कुछ हो रहा है। सत्ता अब जो है मीडिया से डरती नहीं बल्कि डराती है। नई सूचना तकनीक ने नए नए क्षेत्रों के अन्वेषण की जो संभावना देखी जा रही थी वे काफ़ी हद तक धूमिल हो रही है। बहुसंख्यकों में इच्छा को सार्वजनिकता में एक बड़ी जरूरत की तरह प्रस्तुत करने का कमाल भी इस नई सदी में सूचना सभ्यता ने किया है। प्रथम दृष्टा लगता है कि व्यक्ति खबर के लिए अखबार या टेलीविजन की खबरों को पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसे इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे अनेक माध्यम मिल गए जो उसे हर पल की खबर दे रहे हैं। जिस तरह व्यापार इंटरनेट पे होने लगा, उसी तरह सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक झगड़े भी इसी माध्यम से संभव हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो सूचना का ये जो दौर है जिसमें फैक्ट चेक करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना किया, जिस पर रोक लगाई है, उसमें जो है सूचना सभ्यता का इकलौता पक्ष यह है कि यदि कुटिल राजनीति, लाभातुर औद्योगिक घराने और भ्रष्ट नौकरशाही इसका इस्तेमाल अपने हक में कर सकती है, तो इस तमाम व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाले लोग भी इसे उपयोगी बना सकते हैं। ये एक प्रकार से दुधारी तलवार है जिसका चाहे जैसा कोई इस्तेमाल कर सकता है। हम देखते हैं कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है, बच्चे उसका इस्तेमाल चाहें तो पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान के लिए कर सकते हैं, या चाहें तो उसमें बहुत सारी अश्लील पोर्न साइट आती है, उसको भी देखकर वो उसका उपयोग करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, पर जो लोग इसको नहीं समझते तकनीक को, वो तकनीक का निश्चित रूप से दुरुपयोग करते हैं और वो तकनीक बाजार जो है उस पर हावी होता है, क्योंकि इसमें पूरा कहीं ना कहीं पूंजी का खेल है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सभ्यता का हर स्मारक बर्बरता का भी स्मारक होता है। ये बात लेखक कहते हैं कि ये भविष्य बताएगा, इससे निकलने वाला प्रकाश नहीं राह रोशन करता है या हमारी आंखों को चकाचौंध करके कहीं हमको भ्रमित तो नहीं करता है। ये भी एक इसका जो खतरा है वो भी हमारे सामने हमको दिखाई देता है। अगर मैं और कुछ चीज़ों के साथ अपनी बात कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया मास मार्केटिंग और मास केटरिंग की वह दुनिया है जहां मास की पसंद और नापसंदगी का खूब ख्याल रखा जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनी वेब सीरीज उसी पसंद की खुराक हैं। हिंसा और सेक्स बड़ी आबादी की पसंद है। वेब सीरीजों में हिंसा और सेक्स की नई खुराक जो है तेजाबी है। ये भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, ये प्लेटफॉर्म पर किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है और जिसको लेके सरकार चिंतित है। बहुत सारे बच्चों के फोन साइट देखने मिलते हैं, जिसमें ये भी एक चिंता है कि बच्चों के हाथ में बिना हमारे यहाँ लॉक करके मोबाइल नहीं देते हैं। चाइल्ड लॉक की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि विदेशों में जब बच्चों को मोबाइल दिया जाता है तो उसमें चाइल्ड लॉक किया जाता है। पर हमारे यहाँ हम बच्चों को ऐसे ही मोबाइल हाथ में दे देते हैं और उसमें इतनी सूचनाएं, इतनी अश्लील चीज़ें हैं कि बच्चे उसमें से क्या लें क्या ना लें ये हम तय नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रकार से ये कंटेंट क्रिएटर मुफ्त के उत्पादक हैं जो इस पर लोग लिखते हैं, सोचते हैं। तो इसके लिए भी ये बात है कि ये कंटेंट क्रिएटर मुफ्त के उत्पादक है, लेकिन जब वे कंटेंट कंज्यूमर बनते हैं तो उसका बखूबी भुगतान करते हैं। सच तो यह है कि उत्पादन बनाने के लिए भी खर्च करते हैं, उत्पाद बनाने के लिए भी खर्च करते हैं। और सोशल मीडिया का व्यवसाय दरअसल कुछ ऐसा ही है कि चित भी मेरा पट भी मेरा। सोशल मीडिया सोसाइटी के नागरिकों के ज्ञान, अनुभव, हुनर और समय का कोई मूल्य नहीं है। वे अपना ज्ञान, अनुभव, हुनर और समय के साथ साथ इंटरनेट को भी कीमत चुकाकर मुफ्त के चाकर हैं। ये बात जो है ये कम लोग ये समझ पाते हैं कि उनको लगता है कि सब चीज़ें हमको मुफ्त में मिल रही है, पर वो बहुत सारी चीज़ें, अपना ज्ञान जो है
मुफ्त में साझा करते हैं और बाद में वो खुद ही उसके गुलाम होते हैं। अगर हम पोस्ट ट्रूथ एरा की बात करें तो असल में सूचनाओं के माध्यम से सत्य जिस तरह से नैरेटिव गढ़ती है और जिस उसके आधार पर अपने स्वार्थ सिद्ध करती है, उसने सूचना क्रांति को एक तरह से मानवता के लिए अभिशाप बना दिया है। दरअसल लोकप्रिय झूठ को तथ्य की तरह प्रस्तुत करने की कवायद ही पोस्ट ट्रूथ है। तो यहाँ ये समझना है कि सूचना के इतने माध्यमों में जिस तेजी से सूचनाएं आती हैं वो असल में सही गलत को समझने की गफलत पैदा करती है। और सरकार इसीलिए जो है वो फैक्ट चेक की बात कर रही है कि वो चाहती है कि यह है, पर सरकार की मंशा भी बहुत साफ नहीं है कि सरकार केवल सरकार को जो चीज़ें सही लगेगी या लगेगी हमारे पक्ष में उसको वो कहेगी कि सच है। वरना बहुत सारी चीज़ों को जब हम देख रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां बहुत सारी जगह अपनी नज़र से देखती, जिन राज्यों में सत्ता पक्ष काबिज है वहाँ पर उनको बहुत गलतियाँ नज़र नहीं आती, पर जहाँ विपक्ष है वहाँ पर उनको गलतियाँ नज़र आती। तो हो सकता है कि ये जो फैक्ट चेक के नाम पर बहुत सारे लेखक, कवि, चिंतक, विचारक, मीडिया कर्मियों की खबरों को दबा दिया जाए और कहे कि ये झूठ नहीं है, और उनको ये साबित करना पड़े कि हमने जो लिखा है वो सच है। और सच को साबित करना बहुत कठिन है। जैसे कबीर कहते हैं कि सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, साधो जग बौराना। तो दरअसल झूठ बहुत अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश होता है, उसका नैरेटिव बहुत अच्छे से सेट होता है, पर सच को आपको साबित करने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं। तो ये कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो फैक्ट चेक के लिए चेकिंग की जो यूनिट है वो कहीं एक पक्षी काम ना करे और वो सरकार के पक्ष में काम ना करे। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिसने अभी इस पर रोक लगाई है, तो मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें क्या कहता है, किस तरह से मीडिया में जो कुछ आ रहा है और ख़ास करके सोशल मीडिया में वो झूठ सच का पता लगाने के लिए कोई ऐसी प्रणाली विकसित होगी क्या जो किसी सरकार के इशारे पे काम ना करे, जो एक निष्पक्ष हो। पर उसकी निष्पक्षता जो है वो बहुत इस समय संदिग्ध है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस समय अभिव्यक्ति के खतरे जो हैं वो मौजूद हैं। और मुक्तिबोध की लाइन से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, जाना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं मिलेगा प्रतिपल कांपता अरुण कमल एक। तो दरअसल हमको अगर अभिव्यक्ति के खतरे उठाना है, हमको अपनी बात कहना है, हिम्मत से कहना है, सच के साथ कहना है, तो बहुत सारे फैक्ट चेक की इस तरह की कोशिशें होती रहेंगी, सरकार के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, बहुत सारी कंपनियों के स्तर पर, जिनके भी कहीं ना कहीं हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो एक छद्म निर्मित करना चाहते हैं, उन सब को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये झूठ का कारोबार है। पर दिक्कत ये है कि इस समय सोशल मीडिया के बिना गुजारा नहीं है। हमारे देश के अधिकांश बच्चों से लेकर बड़ों के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में वो पूरे समय वर्चुअल दुनिया में लगा हुआ है और सोशल मीडिया को ही वो असली दुनिया समझ रहा है। इसीलिए अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रोक लगाई है, ये रोक कितनी कारगर होती है, जो सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है उसमें कितने लोग शामिल हैं, इसको किस तरह से और बिना लोगों को डराए धमकाए या बायस्ड हुए बिना किस तरह से हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जितने सिम कार्ड या जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आइडेंटिटी कैसे हो सकती है आदमी की, वो फैक्ट चेक करने के क्या तौर तरीके होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।